हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए एक रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक के ऊपर। ये जो हमारा टॉपिक है उसका नाम होता है कि G20 समिट इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो G20 की समिट हो रही है उसी के ऊपर हम रिपोर्ट राइटिंग देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपके अपकमिंग सीएपीएफ एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सीएपीएफ के अंदर आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे रिपीटेड थीम होते हैं, ऐसे कई सारे रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जो कि स्टैटिक्स होते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स मैंने लास्ट ईयर करा रखे हैं, तो वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जाकर के आप देख सकते हैं। उनसे आप स्टैटिक टॉपिक को जो है वो निकाल सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो अभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगी। तो आइए बिना लेट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिपोर्ट राइटिंग देखते हैं G20 के ऊपर। तो जब भी हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें इसके लिए एक सही फॉर्मेट का यूज़ करना होता है अपने एग्जाम के अंदर। जब भी हम क्या लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। तो अगर मैं सही थीम की बात करूं तो सबसे पहले हमें अपना एक टाइटल लिखना होता है और इस टाइटल के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी। इसके बाद हमें लिखना होता है कि ये रिपोर्ट लिख कौन रहा है, तो यहाँ पर हम स्पेशल कोरेस्पोंडेंट या फिर XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो डेट की, तो डेट हमें बेसिकली पास्ट की रखनी होती है, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट की कोई सी भी डेट जैसे कि 20 मार्च 2023 लग सकते हैं। ऐसे ही आप और कोई भी डेट यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे आपको क्या लिखना होता है, आपका प्लेस लिखना होता है कि ये रिपोर्ट आप लिख कहां से रहे हैं। तो इस तरीके से सही फॉर्मेट का यूज करके हम अपने रिपोर्ट की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कंटेंट की कि इसके अंदर अपना कंटेंट हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि December 1st 2022 वॉज अ रेड लेटर डे। कहने का क्या मतलब है कि जो 1 दिसंबर 2022 का दिन था वो इंडिया के लिए रेड लेटर डे यानी कि एक यादगार दिन हुआ करता था, या एक यादगार दिन बन गया है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल convene the G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। कहने का मतलब ये है कि जो December 1 है 2022 का, वो बेसिकली क्या रहा, इंडिया के लिए एक यादगार दिन रहा, क्योंकि इसी दिन इंडिया ने इंडोनेशिया से G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो प्राप्त की। और उसने क्या किया कि जितने भी G20 के लीडर्स हैं उन सभी की जो बैठक है भारत में पहली बार 2023 के अंदर जो है वो बुलाई गई। जो ये कन्वीव है इसका मतलब होता है बुलाना। फिर हम बात करते हैं कि अ नेशन डीपली कमिटेड टू द डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरिज्म, यानी कि एक ऐसा नेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा डीपली, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि कमिटेड रहता है डेमोक्रेसी के अंदर और मल्टीलैटरिज्म। मल्टीलैटरिज्म का मतलब क्या है कि बहुपक्ष हमारे यहाँ होते हैं, बहु पार्टी व्यवस्था है। तो इस तरीके से जो क्या होती है, डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा कमिटेड करती है। ऐसा देश पहली बार क्या कर रहा है, इस G20 लीडर्स समिट को जो है वो होस्ट कर रहा है या फिर इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वाटरसाइड मोमेंट इन हर हिस्ट्री, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया की ये जो G20 प्रेसिडेंसी है ये भारत के इतिहास में एक काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मोमेंट है। वाटरसाइड मोमेंट का मतलब होता है ऐतिहासिक मोमेंट। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मोमेंट है और इसके वजह से इंडिया क्या कर सकता है कि एज इट सिक्स टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग प्रैग्मेटिक ग्लोबल सोल्यूशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल। कहने का मतलब ये है कि ये जो G20 प्रेसिडेंसी भारत में हो रही है ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक मोमेंट है। इसके वजह से इंडिया क्या कर सकता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अपने जो भी प्रैग्मेटिक, ये प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि व्यवहारिक, यानी कि जो भी हमारे प्रैग्मेटिक ग्लोबल सोल्यूशंस हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी के सोल्यूशन यहाँ पर इंडिया जो है वो फाइंड आउट कर सकता है या फिर उसके फाइंडिंग में हेल्प कर सकता है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इंडिया है, तो इंडिया एंड इज डूइंग सो मैनिफेस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम आर द वर्ल्ड इज वन फैमिली। यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया जो है वो बेसिकली ऐसा स्पिरिट रखता है। उसका कहना ये है कि जो वसुधैव है कुटुंबकम का, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि जो पूरा विश्व है वो एक ही फैमिली है और फैमिली के किसी मेंबर को भी तकलीफ होती है, कुछ भी होता है, तो क्या करना चाहिए, सभी को हेल्प करना चाहिए। तो इस तरीके की सोच रखने वाला कंट्री जो कि हमारा इंडिया है वो क्या कर सकता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन सभी, जो भी बोल सकते हो कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो प्रैग्मेटिक हैं, जो व्यवहारिक ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढने के अंदर इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये इस G20 प्रेसिडेंसी के बारे में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं
तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं कि द G20 लोगो फॉर इंडिया प्रेसिडेंसी इज ड्रॉन इंस्पायरेशन फ्रॉम द कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। कहने का क्या मतलब है कि ये जो G20 का लोगो है जो कि हम देखते हैं, ये बेसिकली जो G20 का लोगो है जो कि इंडिया के प्रेसिडेंसी को दर्शाता है, जो इंडिया में प्रेसिडेंसी हो रही है उसके लिए बनाया गया है। उसकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से ली गई है, तो वो हमारे जो इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग है, जो हमारा इंडिया का झंडा है, जो तिरंगा है, उसी से क्या किया गया है, इस चीज को इंस्पायर करके बनाया गया है। जो भी हमारे G20 लोगों की और G20 समिट की जो लोगों की बोल सकते हैं लोगो है, वो बेसिकली इन्हीं सभी चीज़ों से जो नेशनल हमारा फ्लैग है उसी से इंस्पायरेशन लेकर के बनाया गया है, जिसमें सैफरन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। इट कंबाइन अर्थ एंड द लोटस। अगर हम देखें G20 की लोगों की, तो इसके अंदर आपको एक अर्थ दिखेगा, एक लोटस दिखेगा। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली जो लोटस है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे ग्रोथ को। किसके बीच में, चैलेंजेस के बीच में। ये अमीड का मतलब होता है के बीच में। तो ये बेसिकली जो हमारा अर्थ है और ये जो लोटस है ये भी हमारे G20 के लोगों में ऐड किए गए, जिसमें लोटस जो है वो हमारा इंडिया का नेशनल फ्लावर होता है। और बेसिकली ये शो क्या करता है कि किस तरीके से हमारा इंडिया जो है वो चैलेंजेस के बीच में ग्रो कर रहा है और इंडिया की जो प्रो प्लेनेट अप्रोच है उस चीज को कहीं ना कहीं ये लोगों के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश करी है। द वर्ड भारत इज रिटन बिलो द लोगो इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। यानी कि जो वर्ड भारत है, जो शब्द भारत है, वो बेसिकली क्या किया गया है कि देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर इस लोगो के नीचे लिखा गया है, विच इज इन द हिंदी नेम ऑफ इंडिया। यानी कि जो बेसिकली क्या है, भारत का, जो इंडिया का एक हिंदी के अंदर नाम भी होता है। तो यानी कि आप देखोगे ना लोगों को, तो इस लोगो के अंदर बेसिकली देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर एक भारत भी लिखा हुआ है लोगों के नीचे, और ये जो भारत है वो हमारे इंडिया का ही हिंदी नाम होता है। The theme of India's G20 presidency is One Earth, One Family, One Future। कहने का क्या मतलब है कि जो हम बात करते हैं इस G20 प्रेसिडेंसी की, तो इस G20 प्रेसिडेंसी की जो थीम रखी गई है वो बेसिकली क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी कि सभी की जो पृथ्वी है वो एक ही पृथ्वी है, सभी पृथ्वी के लोग एक परिवार के लोग हैं और सभी का फ्यूचर भी जो है वो एक ही है। टेकन फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ महाउपनिषद। और ये जो चीज है वो बेसिकली एक संस्कृत का महाउपनिषद है जो कि काफी ज्यादा पुराना है, जो एंशियंट है, और उसी से ये चीजें जो है वो ली गई हैं, उसी से ये आइडिया जो है वो लिया गया है। इट एम्फेसाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर। ये जो चीज है ना, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये क्या करती है, इस चीज पे जोर डालती है कि जो पूरा मानव है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करे, जिससे कि हम अपने सस्टेनेबल फ्यूचर को जो है वो काफी जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें। तो हम अपने दूसरे पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीजें लिख सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड पैराग्राफ देन वी कैन राइट हियर कि फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए बात करी जाए तो द G20 प्रेसिडेंसी रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ अमृतकाल। यानी कि जो इंडिया है इसके लिए जो G20 प्रेसिडेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट ये करती है कि भारत के अंदर एक अमृतकाल का जो समय है वो स्टार्ट किया गया। क्योंकि अभी आप देखोगे तो जो 15 अगस्त 2023 की बात करी गई थी, इसी दिन से बेसिकली हमारे देश के अंदर अमृतकाल महोत्सव भी मनाया गया था। तो ये क्या हुआ कि इंडिया के लिए ये बेसिकली जो G20 प्रेसिडेंसी है वो रिप्रेजेंट करती है कि भारत के अंदर अमृतकाल की जो शुरुआत है वो हो गई है। और 25 ईयर पीरियड दैट बिगिंस फ्रॉम इंडिया 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 2022। और ये जो बेसिकली हमारा अमृतकाल महोत्सव है ये 25 सालों के लिए चलने वाला है। क्योंकि इंडिया अभी क्या हुआ है कि जो 15 अगस्त 2023 से 22 से क्या हुआ है कि इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस के लगभग 75 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए। और इसके बाद से बेसिकली जो अमृतकाल महोत्सव है स्टार्ट किया गया, जो कि आने वाले 25 सालों तक चलेगा। यानी कि इट्स लीड अप टू द सेंचुरी फॉर द इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तब तक हम क्या है, अमृतकाल महोत्सव ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना G20 भी लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ग्लोबल स्तर पर जो G20 को फॉलो करेगा उसे भी ये पता चलेगा कि इंडिया जो है वो अपना अमृतकाल महोत्सव मना रहा है, जिसके अंदर उसने 75
5 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाले 25 साल वो अमृतकाल महोत्सव के नाम से इस सेलिब्रेशन को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी है वो इस अमृतकाल को रिप्रेजेंट कर रही है। During the time India aim to create a futuristic, prosperous, inclusive and development society। यानी कि जो समय है, समय के साथ साथ आप देखोगे इस अमृतकाल महोत्सव के अंदर तो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया चाह रही है कि वो एक फ्यूचरिस्टिक, प्रॉस्परस, इंक्लूसिव और डेवलपमेंट सोसाइटी जो है वो क्रिएट करे विद द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन पुटिंग ह्यूमन एट द सेंटर ऑफ इट्स अप्रोच। जिसके अंदर जो ह्यूमन है यानी कि सबसे पहला जो हमारा धर्म होगा वो होगा मानव और मानवता। तो मानव और मानवता को सबसे फोकस में रख करके, सबसे सेंटर में रख करके इंडिया ये चाहेगी कि आने वाले समयों के अंदर हम अपने फ्यूचरिस्टिक, प्रॉस्परस, इंक्लूसिव और डेवलपमेंट सोसाइटी की जो क्रिएशन है, जो नींव है, वो कहीं ना कहीं रखवाएं। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड पैराग्राफ होता है। इस चीज के अंदर हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ की। फोर्थ पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि इंडिया रिसेंटली अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन G20 प्रेसिडेंसी बाय होस्टिंग द 100th मीटिंग ऑफ द ग्रुपिंग ऑन अप्रैल 17। यानी कि अप्रैल 17 यानी कि 17 अप्रैल को हुआ क्या कि जो हमारी इंडिया है उसने क्या किया, रिसीव किया, काफी ज्यादा बोल सकते हो एक माइलस्टोन था हमारे लिए जो हमने अचीव किया हुआ है G20 प्रेसिडेंसी के लिए। जब हम उसे होस्ट कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी की होस्टिंग है उसके दौरान हमने 100वीं बैठक जो है वो 17 अप्रैल को 2023 को करी है और ये हमारे लिए काफी बड़ी माइलस्टोन की तरह देखा जाता है। द मीटिंग कॉल्ड द मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, ये जो मीटिंग है ना 100वें नंबर की, इस मीटिंग को बेसिकली हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट मीटिंग कहते हैं, जिसे हम MACS भी कहते हैं। ये कहां पर हुआ तो टुक प्लेस इन वाराणसी। ये बेसिकली वाराणसी के अंदर करी गई। वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश, तो वहीं पर ये जो मीटिंग है वो करी गई। इंडियाज प्रेसिडेंसी बिगन टू December 1, 2022 और इंडिया के लिए जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो 2022 से ही स्टार्ट हो गई है। 2022 से ही इंडिया इस G20 की प्रेसिडेंसी को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा रिपोर्ट था। आई होप कि रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। इस रिपोर्ट के अंदर मैं बता देता हूं, सबसे पहले हमने बात किया कि G20 प्रेसिडेंसी है क्या, ठीक है। इसके बाद से हमने ये बात किया कि इंडिया इस प्रेसिडेंसी के माध्यम से कर क्या सकता है। फिर हमने देखा कि ये जो G20 प्रेसिडेंसी है इसका जो लोगो है, जो इसका कलर है, ये किस तरीके से बनाया गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा वन नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जो है वो किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर शो होती हैं। एंड इसके बाद हमने देखा कि G20 प्रेसिडेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, इसके माध्यम से भारत क्या कर सकता है, ये सारी चीजें हमने देखी। और फिर हमने देखा कि G20 प्रेसिडेंसी है उसकी 100वीं मीटिंग हुई वाराणसी के अंदर और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास है। तो आई होप कि रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो मुझे नहीं कहना पड़ता, आप कर लेते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।